नमस्कार, नक्षत्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश रंजन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सफर जिंदगी का। पिछले एपिसोड में जिस शख्सियत से हमने बातचीत की थी वो आज भी हमारे साथ हैं, विष्णु लांबा जी। कैसे उन्होंने अपने जीवन के विषय में बताया, कैसे उन्होंने कहा कि किस तरीके से उन्होंने पेड़ के संरक्षण के लिए उनको मार खानी पड़ी, कई टाके लगे, तमाम चीज़ों पर बातचीत हुई। आज फिर एक बार उनसे बातचीत जारी रहेगी। विष्णु जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी। विष्णु जी, सवाल ये है कि सबसे पहला कि आपने एक संस्था बनाई, कल्पतरु संस्था है। आज वो कितने विंग में काम कर रही है सबसे पहले? श्री एकदम कल्पतरु शॉर्ट में हम लोग बातचीत श्री करेंगे। कल्पतरु संस्थान बचपन से नाम तय हो गया था। मेरी माँ व्रत करती थी और कल्प वृक्ष का प्राचीन जोड़ा है हमारे मांगड़ियावास करके एक जगह अजमेर ज़िले में। वहाँ से वो पत्ते लेके आई थी 3 गाँव में और मुझे इंतज़ार था कि मेरी माँ शाम को आएगी, कुछ खाने का लाएगी। उन्होंने खाने का लाने के बजाय उस दिन वो पत्ते ला के दे दिए अच्छा। कि एक भगवान के मंदिर में चढ़ा के आ जा, एक अनाज के कोठे में रख दे, कभी हमारा अनाज खत्म नहीं होगा, और एक तेरे किताब के बीच रख ले तो तेरी में थोड़ी अकल आए, बुद्धि आए। तो वो बुद्धि तो पता नहीं आई नहीं आई, लेकिन अनाज कभी ठाकुर जी कृपा है, दाल रोटी मिल रही, 4 रोजाना आज दाल रोटी दे रहे हैं हमारे अन्नदाता हैं। और एक ये है कि भगवान के चरणों में जो लगाया था, भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है। वो कल्प वृक्ष तय कर लिया था कि जीवन में उसी दिन मंदिर के बाहर मन में आया था एक भाव कि जीवन में कभी भी कुछ करने का मौका मिला, छोटा मोटा लोग लिखते हैं दुकान का नाम लिखते हैं, फलाना ट्रेडर्स ये वो, मैंने कहा अपने को जब मौका मिलेगा तो अपन कल्पतरु लिखेंगे उसका नाम। तो बस श्री कल्पतरु संस्थान 150 से अधिक कैंपेन दुनिया के अनेक देशों में और भारत के अनेक राज्यों में चलाता है। अच्छा, 2047 तक आप 5 करोड़ पेड़ लगाने का बिल्कुल आपका लगाएंगे। लक्ष्य देश है। के 100 गांवों को पर्यावरणीय दृष्टि से इको फ्रेंडली विलेज हम बनाने का, जो पर्यावरणीय दृष्टि से हो, ये कंक्रीट के जंगल बनाना, मतलब लोग बुरा मान जाते हैं, मेरी सच कहने की आदत है। बीजेपी ने बना दिए राजीव सेवा केंद्र और वो अटल सेवा केंद्र, कांग्रेस सरकार में वहाँ कुत्ते बैठे मिलते हैं। कांग्रेस सरकार ने बना दिए राजीव सेवा केंद्र, बीजेपी सरकार में वहाँ कुत्ते बैठे मिलते हैं। ये माहौल मैंने देश में देखा है। खाकी वॉरियर्स करके आपने क्या किया है? उस क्षेत्र में क्या किया है? खाकी वॉरियर्स, देखिए मेरे गांव में लांबा में बचपन में जो बालाजी मंदिर के बाहर जहाँ मेरे पूज्य गुरुदेव की मैंने चर्चा की, वहाँ पर क्या सर, एक महिला जो है ना वो कंडे थापती थी बालाजी मंदिर के बाहर, और कंडे थाप के एक बिलपत्र लगाया था मैंने गुरुदेव के साथ में, उस पर वो लगाती, वो पेट टूट जाता मेरा, परेशान हो गया। कंडे थापती वहाँ औरतें मानती नहीं थी। अभी तो खैर चमन कर दिया वहाँ पर मैंने, मतलब ग्रामवासियों की कृपा रही, बड़ा सहयोग मिला, तो वहाँ बड़े बड़े पेड़ अभी तो बहुत तगड़े, यूट्यूब पे मिलेंगे आपको, आप लांबा विलेज टोंक राजस्थान लिखेंगे। सर एक कांस्टेबल था मैं इंदौर थाने में, तो किसी ने मुझे कहा कि उस कांस्टेबल अगर वो आ जाए तुम्हारे साथ, वो औरत जब कंडे बना रही हो और वो तुम्हारे कंधे पे हाथ रख के बोल दे कि विष्णु नाम बताना मुझे, कौन है तेरे बहुत पेड़ तोड़ने वाली, इतना सा कर दे। तो मैं छोटा बच्चा था, वो मेरे बुआ जी के गांव के थे कांस्टेबल, मेरे घर चाय वाय पीने आते थे, तो उनको मैंने निवेदन किया। वो बोले चल, मैंने कहा ऐसे बोल दोगे आप? बोले बोल देंगे, चल आजा। मैं लाडला था उनका, वो उधर से आते आते उन्होंने बोल दिया कंधे पे हाथ रख के, उस औरत ने सुन लिया। आपको ताजुब होगा कि वो उस दिन के बाद मेरा कोई वहाँ पेड़ नहीं टूटा, उस औरत ने तो अपने कंडे वंडे गोबर वोबर दूर कर लिया। उस जगह आज की तारीख में सैकड़ों पेड़ बड़े बड़े हो रहे हैं, जो आपकी कल्पना से परे है वो दृश्य, और जो ओरिजिनल दृश्य था वो भी कल्पना से परे है। वहाँ से प्रेरणा मिली, तो ये लगा कि एक पुलिस को जवान को बुला करके और विजिट करवाने से एक पेड़ जिंदा रह गया। अगर मैं थानेदार को बुलाऊं, एसपी को बुलाऊं या इस काम को आगे बढ़ाऊं तो मैं तो बहुत पेड़ लगा सकता हूं। आपको आश्चर्य होगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ज्यादा मैंने पुलिस वालों के साथ पेड़ लगाए। आज कितने थानों में काम चल रहा है राजस्थान में? लगभग 2500 पुलिस थाने होंगे हमारे पास। 2500? हाँ, इतने तो होंगे कम से कम। ये है लगभग सारे जिले पर राजस्थान हमारे पास, लगभग सारे जिले। जैसे रेंज आईजी कोटा है, बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा शहर, कोटा ग्रामीण, नागौर, अजमेर, टोंक, कितने जयपुर, भरतपुर, कई जगह हमारे पास है। कर रहे हैं? कितने कंट्री तक आप काम कर रहे हैं? शायद 13 कंट्री में तो हमारा प्रत्यक्ष काम है, जो हमारी टीमें बनी हुई है। हमारे वॉलंटियर वहाँ गए नहीं होंगे, लेकिन ऑनलाइन हमने टीमें बना रखी है। मैं अभी आपको बता सकता हूँ स्वीडन की किस गली में हमारा कौन सा कार्यकर्ता है। अभी बता सकता हूँ मैं आपको नेपाल में क्या हो रहा है। नेपाल में तो हमारे बच्चे चुनाव जीत गए चुनाव जीत गए, सांसद बन गए, 21 साल के बच्चे। कैसे? जो कल्पतरु में काम करते हैं। अच्छा। एक श्री कल्पतरु संस्थान जितने अभियान चलाता है, उनमें से एक अभियान इंडो नेपाल ग्रीन मिशन, मैंने बताया ना आपको, लगभग 150 कैंपेन हम चलाते हैं। तो वहाँ पर जो वॉलेंटियर कल्पतरु संस्थान के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल कई संस्थाओं में जुड़े हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं। अभी मैं नेपाल भी जाके मिल के आया, वहाँ के ऑनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टर जो सेंट्रल हैं,
उनके साथ भी हमारी डिस्कशन अच्छा हुआ और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट भी किया हम लोगों को। हम्म। तो बागमती रिवर को बचाने के लिए पशुपतिनाथ मंदिर से हमने एक शुभारंभ भी किया, वहाँ की कई जगहों का दौरा किया। वहाँ के सेंट्रल फॉरेस्ट मिनिस्टर ने पूरे देश में, नेपाल में कहीं भी पेड़ लगाओ, कितने भी लगाओ, नेपाल सरकार फ्री देगी, ऐसी उन्होंने घोषणा कर दी उस दिन हमारे साथ में। हमारा अभियान इतना अच्छा लगा क्योंकि उनको पहली बार ऐसा कोई एनजीओ मिला जो पैसा नहीं मांग रहा है आपसे और अपने दम पर काम कर रहा है। अच्छा, तो वो जो वॉलेंटियर काम करते थे उनको अभी उसमें उन्होंने टिकट दे दिया। इस समय सरकार बदलाव हुआ, अच्छा, वहाँ आपके पर जो कल्पतरू के वॉलंटियर थे, हाँ उनको टिकट दे दिया। कितने लोग जीत गए? लगभग 6-7 वॉलेंटियर हमारे 7 वॉलंटियर जीत गए, सांसद बन गए। हाँ, तो आप जाके 21 वहाँ- मैं भी बात करा दूं आपके ऑनलाइन 21 साल का लड़का है जो हमारा जो सांसद बना है। अच्छा, आप श्मशान तक कैसे पहुंचे? एक क्या मुझे लगता है क्या वाकया था? शमशान तक आप जो पहुंचे, कैसे पहुंचे? शमशान, देखो सच बताऊं, शमशान मुझे बहुत प्रिय लगता है। हाँ। शमशान मेरी प्रिय जगह है, मुझे सबसे अच्छा। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मैं कभी जन्मदिन नहीं मनाता। ये पिछली बार ऐसा हुआ, पहली बार ऐसा हुआ अभी ये 2024 में कि हमारे एक साथी कार्यकर्ता हैं, उनके साथ संयोग से मुझे उस 3 जून को वहाँ रहना हुआ जन्मदिन पे। तो मुझे तो खुद को नहीं पता था जन्मदिन का। वो आजकल फेसबुक पे आ जाता है ना कि आज आपका वो हाँ, हाँ। बधाई देने वाली लंबी लाइन, तो वो देखने के बाद लगा कि चलो कल चलना है अपने को। तो मैं उस दिन शमशान में रहना पसंद करता हूँ। जन्मदिन ज़्यादातर मेरा शमशान में गुजरता है। ऐसा पसंद क्यों होता है? अच्छा लगता है, वहाँ जाने सुकून मिलता है, असली औकात पता क्या चलती है। किया था आपने शमशान में? शमशान में जाके पेड़ लगाता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, दिन भर वहाँ पर अपनी याद करता हूँ, कुछ साधना करता हूँ, अच्छा लगता है। कितने, अच्छा बचपन में? बचपन का समय तो मेरे पूज्य गुरुदेव रामचंद्र दास जी महाराज के आश्रम पे जब मैं छोटा बच्चा था, जब गया था, और उन्होंने लंगोट दी, उन्होंने कंठी माला दी, उन्होंने दीक्षा नहीं हुई अलग बात है। जब गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, गांव में उन दिनों एक मर्डर हो गया था, उसके दौरान वो चले गए थे। उसके बाद में पूज्य कृष्णदास जी फुलारी महाराज के आश्रम पे बनास नदी के किनारे गया, टोंक में। बनास हमारी जीवनदायिनी है, जीवन रेखा है, टोंक की तकदीर है बनास। उसके किनारे पर दुधिया वाला संत आश्रम गया, तो वहाँ पर भी एक लंबा समय रहा। बाद में लगभग एक अच्छा खासा समय लगभग शमशान क्रिया में गुजरे। क्या करते थे उस वक्त? अच्छा लगता था वहाँ जाके? नहीं, साधना करना अच्छा लगता था। साधना करते थे हाँ, वहाँ जाकर? हाँ साधना। तो डर नहीं लगता था? नहीं, डर तो देखो मेरी डिक्शनरी में नहीं है। डर तो मुझे आज भी नहीं लगता है। डर क्या चीज़ होता है मैं नहीं जानता सर, डर तो मेरी डिक्शनरी में नहीं है। लोग कहते हैं कि माने भूत पिचास कई चीजें बोली नहीं, जाती है। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर कहीं भूत है तो मुझे लेके चलिए। मैं ये नहीं कह रहा कि भूत नहीं होते हैं, मैंने उन ताकतों को, उन शक्तियों को महसूस किया, नो डाउट। मैं उस विषय पर नहीं ले जाना चाहता। क्या महसूस किया, एक लाइन में बताएं आप मुझे, क्या महसूस किया आपने? एक स्पेशल जो एनर्जी कहीं पर है, तो वो एनर्जी मैंने हमेशा महसूस की है कई जगहों पर। श्मशान की कोई एक ऐसी बात जो आपको याद हो, जैसे बर्थडे मनाने आप जाते हैं वहाँ पर, आप जन्मदिन बोलते हैं कि वहीं मनाने जाते हैं? हाँ, शमशान की कोई ऐसी बात जो मतलब, हाँ, जो लगा हो आपको कुछ इस तरीके का? हाँ, एक चीज़ में मतलब ये तो मैं वो तो खैर विषय थोड़ा वैसा है। दरअसल मैं इन चीज़ों की चर्चा करता नहीं। अब जिस तरह की ज़िंदगी में आ चुके हैं और जिस तरह का मैं पर्यावरण के अलावा इधर उधर देखता नहीं हूँ। मुझे समझ में आ गई दुनिया, पार्टियाँ, सरकारें, सिस्टम, विचारधाराएँ, ये सब समझ में आ गया। तो मुझे लगता है कि अगर दुनिया में कोई भगवान है तो पेड़ पौधे हैं, और अगर दुनिया में कोई स्वर्ग है तो मैंने इतना तो कम से कम कर दिया ठाकुर जी करुणा से और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से कि एक छोटा सा 10 गज का 50 गज का प्लॉट मेरे लिए स्वर्ग में रिजर्व है। इतने पेड़ तो मैंने लगा दिए। अब आप जियोगे या मरोगे आपके। मैं तो मानता हूँ कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में 5 पेड़ नहीं लगाए उसे चिता पर जलने का कोई अधिकार नहीं है। अंतिम संस्कार के लिए 5 पेड़ तो लगाओ। मैंने तो 1.5 करोड़ लगवा दिए, जिंदा है मेरे 1.5 करोड़। किसी माध्यम अपनाए होंगे, कुछ भी किया होगा। 31 वर्ष लोग तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मना लेते हैं, 22 तारीख को वाटर डे मना लेंगे, विश्व वन दिवस मना लेंगे 21 मार्च को। हमने तो जिंदगी के 31 साल हर पल हर क्षण पर्यावरण दिवस मनाया, तो हमारे लिए तो है रिजर्व। इधर उधर की बातें मैं नहीं करूँगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि शमशान की आपने क्रिया की बात की, विशेष क्रिया की, तो हाँ मैंने वहाँ पर बस ये है कि एक बार क्या हुआ, मैंने कहा ना कि मुझे। अच्छा बताइए ना, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने सफर के हर पायदान को बता रहे हैं। मेरे बड़े पिताजी मेरे आदर्श रहे हैं, मेरे ताऊ जी सत्यनारायण SN शर्मा साहब। उनकी बड़ी कृपा रही मुझ पर। और एक परिवार का कोई सदस्य बीमार हो गया, बहुत बुरी तरह बीमार हो गया, तो वो ऐसे ही कुछ घटना के कारण बीमार हुआ, ऐसा जानकारी मिला। तो जो हमारे एक बहुत बड़े एक मतलब जानकार थे, इस तरह के व्यक्ति थे, और वो
शमशान क्रिया करते थे, सन्यासी जीवन जीते थे। तो उन्होंने कहा कि वहाँ वो लक्ष्मी पूजन की रात्रि को ऐसा ऐसा वहाँ एक हवन होगा, ऐसा ऐसा होगा। तो बोले वहाँ मुझे उस व्यक्ति की ज़रूरत है जो नीडर हो, वहाँ किसी की जान भी जा सकती है, किसी का जीवन बचाने के लिए ऐसा हो सकता है। तो मुझे याद है मेरे ताऊ जी ने कहा कि उसको बुलाओ। दूसरे छोरों की तो पता नहीं मुझे, हालांकि हमारे परिवार में डरने वाले जीव है नहीं, लेकिन मैं गया वहाँ पर। वो क्रिया जो हुई ना, कि उस व्यक्ति के साथ जो घटना हुई वहाँ पर, वो मैं सार्वजनिक क्या बोलूँ उस घटना का, तो खैर, लेकिन इस तरह की एक घटना हुई जो मतलब उसने अपने शरीर का एक भाग दिखाया। जो महाराज जी थे वो, उन्होंने एक भाग दिखाया। उस भाग का आकार प्रकार और उनका स्वरूप देख कर के ऐसा लगा कि जैसे कोई वो बचपन में नहीं देखते थे हम चंद्रकांता, अलिफ लैला, कि एक छोटा सा वो पानी का पात्र होता है, सुराही क्या बोलते हैं, उसमें से एक व्यक्ति हा हा करते हुए निकल रहा है और बहुत बड़ा हो रहा है। तो ऐसा दृश्य आंखों से देखा। तो वो दृश्य मैंने देखा, और उस समय उनकी जो क्रिया थी वो देखी। मैं हंसता हंसता देखता रहा बहुत नॉर्मल तरीके से। और मुझे आज भी, मैंने कहा ना कि मतलब मरना मारने से डर नहीं लगता। सॉरी हैं लोग क्या सोचेंगे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वापस आने के बाद सोनू सूद के साथ इनकी खट्टी मीठी यादें और झारखंड में क्या कुछ करना सोच रहे हैं, इस पर भी बातचीत जारी रहेगी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सफर जिंदगी का में। विष्णु लामा हमारे साथ बने हुए हैं और इनसे बातचीत जारी रहेगी। अब हम इनसे जो पूछेंगे वो एक सोनू सूद के विषय में पूछेंगे। विष्णु जी, आपका स्वागत है जी। सोनू सूद ने भी अपने कार्यक्रम में आपको बुलाया था, वो क्या था? देखिए, बॉलीवुड भारतीय फिल्म उद्योग से मेरा बहुत ज़्यादा कोई नहीं रहा। फिल्में ना तो घर में टीवी थी, जब टीवी आई तो मेरा घर छूट गया। महाभारत रामायण देखने का बहुत शौक था उन जिन दिनों, तो पड़ोसी के जाके देखते थे, इसलिए मुझे कोई ज़्यादा वो था नहीं। कुछ लोग पसंद थे, वो आज भी हैं, जो फिल्में पसंद थी वो आज भी हैं, चंद तक सीमित था बस। सोनू सूद की फिल्में मैंने कभी नहीं देखी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था कभी। कोरोना के समय में सोनू सूद का जो रूप निकल करके आया लोगों के लिए, मानवता वाला दृश्य, वो कितने अच्छे कलाकार हैं वो मैंने कभी नहीं देखा। आज भी मुझे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, नहीं हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक मानवीय जो उसके जीवन का जो दृश्य है वो झकझोर देने वाला, हर किसी को प्रेरणा देने वाला है। सोनू भाई से जुड़ने का मौका मिला और उनको कुछ चीज़ें जो मैंने अपनी तरफ से लिखकर भी भेजी, तो वो चीज़ें उन्होंने की। कुछ लोग अपने घरों पर नहीं पहुंचे थे, उनको पहुंचाया। श्री कल्पतरु संस्थान महाराष्ट्र की जो टीम काम कर रही थी, उनकी इच्छा हुई कि उनके साथ हम कहीं प्लांटेशन करें, तो मैंने आग्रह किया, तो प्लांटेशन करने भी बुलाया उनको। एक जगह पर हम लोगों को प्लांट्स चाहिए थे, तो उसने प्लांट्स भी अपने सोनू सूद फाउंडेशन जो बना रखा है उससे उपलब्ध करवाए। और बाद में एक हमारे चर्चा भी रही, ऑनलाइन इंटरव्यू भी हमारा हुआ, तो उसमें भी हम लोगों ने एक दूसरे के विचारों को, और उन्होंने मोटिवेट किया। उन्होंने उनका बड़प्पन था ये कहना कि भाई आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। सच ये है कि मुझे भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और निश्चित रूप से भारतीय फिल्म उद्योग के जो अन्य चेहरे हैं उनको भी सोनू सूद से प्रेरणा लेनी चाहिए, ताकि जी। प्रणब मुखर्जी का भी एक अहम रोल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आपको सुशोभित किया, उन्हें किस रूप में देखते हैं? भारत के महान क्रांतिकारी परिवारों को तलाश कर माननीय राष्ट्रपति महोदय, भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेवा में जाने का मौका मिला। और उस समय जब उन्होंने ट्रीमैन कहकर संबोधित किया, और देश के पत्रकारों ने, अखबारों ने, मौजूद लोगों ने ट्रीमैन ऑफ इंडिया कहकर के पौधा चोर को कहा, उस दिन से तकदीर बदल गई। लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया, लोगों ने चर्चा शुरू कर दी। थोड़ा सा जो परिचय के लिए मोहताज हो रहे थे, जो
पहचान के लिए जूझ रहे थे, वहाँ 4 लोग जानने लगे, अखबारों ने तवज्जो देना शुरू किया, और ये शायद नाम न होता मेरे नाम के आगे तो शायद आज आप भी मेरा इंटरव्यू नहीं कर रहे होते। अगर मैं एक सामान्य बागवान ही रह जाता शायद नहीं होता। तो मैं तो खुद को आज भी भारत का बागवान ही मानता हूँ। ठाकुर जी मुझे वही रखे ताकि आत्मा जिंदा रहे, वरना जाने कितनी बड़ी बड़ी ताकतों को हमने सलटते हुए देखा है, और 3 दिन बाद उनकी लाश मिलती है कई जगह लोगों की। ड्रेस पहन के वहां भी गए थे राष्ट्रपति भवन? मेरा फिक्स रहता है यही थोड़ा मुझे मतलब वो फिट हो गया। मैंने इसके पीछे कुछ राज है क्या? एकदम देखते हैं, राज कुछ नहीं है। पैसा आप लेते नहीं है, पैसा रखने का शौक नहीं है, 4 पॉकेट बनवाया हुआ है आपने, तो कुछ आपके देखिए ऐसा है, मेरा परिवार अटल जी का बहुत बड़ा भक्त है। अटल जी प्रधानमंत्री थे और कारगिल का युद्ध चल रहा था। चटनी रोटी भी अगर परिवार का मेरा कोई सदस्य खा रहा है तो पड़ोस के घर में जिसकी टीवी है भाग के उसके जाता था कि लाइट आ गई, अटल जी का भाषण चल रहा है, दौड़ के जाओ। विदेश मंत्री उन दिनों हमारे राजस्थान की जसवंत सिंह जी थे, बाड़मेर से। अच्छा। तो जसवंत सिंह जी भी बार बार विदेश मंत्री के नाते टीवी पे आते थे। जसवंत सिंह जी को देखने हम नहीं जाते थे, हम अटल जी को सुनने जाते थे। दीवाने हैं पूरा परिवार हमारा अटल जी का। मैं अटल जी गाँव घर गली मोहल्ले सब जगह जाके आया हूँ, अभी भी जाके आया हूँ। 25 दिसंबर को डाकुओं के साथ पेड़ लगाया, जैसा मैंने आपको बताया। बीहड़ में जाके अटल जी के गाँव जाकर के भी मैंने पेड़ लगाए। तो वहाँ पर इस तरह से कुल मिला करके बार बार उनका दृश्य आना टीवी पे, और वो उनके बक्कल लगे हुए थे जसवंत सिंह जी के। तो वहाँ से मुझे क्लिक किया, यार कितना अच्छा ड्रेस लगता है ये। दूसरा, उन्हीं दिनों अभिषेक बच्चन की फिल्म आई रिफ्यूजी, शायद पहली फिल्म थी उनकी जहाँ तक मुझे याद है। तो वो संयोग से कहीं थोड़ी सी देखने को मिल गई, वरना टीवी टावी में नहीं देखता। रिफ्यूजी में जो डेजर्ट में चलता है हमारे रेगिस्तान में, राजस्थान के, उसमें तो अनुपम खेर साहब भी उसमें हैं, अभिषेक बच्चन भी उसमें हैं। अभिषेक बच्चन बाद में कलपतरू संस्थान से जुड़े, उन्होंने प्लांटेशन में हमारा मदद की। अच्छा, वो भी हाँ, अभिषेक बच्चन जुड़े हैं, उन्होंने बड़ी कृपा है उनकी। उन्होंने अपने दादाजी हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक प्लांट भी जयपुर में, जब उन्होंने क्रिकेट लिया वहाँ पर, और आपको याद होगा उन्होंने टीम खरीदी थी राजस्थान रॉयल्स करके। हाँ, राजस्थान रॉयल्स थी एक, और वो उनकी थी शिल्पा शेट्टी और कई लोग थे उसमें। तो अभिषेक बच्चन ने उस समय दादाजी की स्मृति में पौधा भी लगाया, हम लोगों को मोटिवेट किया, और उनकी जो टीम के 11 खिलाड़ी थे उन लोगों को भी हमारे साथ जोड़ा उन्होंने, बाकायदा वो है हमारे मतलब पास। ये ड्रेस तो वो वहाँ से अभिषेक की जो ड्रेस देखी, अभिषेक बच्चन की, और जो जसवंत सिंह जी के बक्कल देखे, तो वो आगे चलकर क्या हुआ, एक दिन हमारे राजस्थान सरकार में अभी शिक्षा मंत्री हैं, मैं नाम ले रहा हूँ, बड़े प्यारे इंसान हैं, मदन दिलावर। वो कहीं बैठे हुए थे उन दिनों, और मेरी चर्चा हो गई। कुछ लोग मंत्री थे, कुछ एमएलए वगैरह, कुछ कार्यकर्ता थे। तो कई बार कोई छोटी बात बोल देता है ना, तो मैं ट्रक के टायर की चप्पल पहनता था ज़्यादातर, और फटा सा पजामा और एक थैला लटका के, और वही सब। तो उनको क्या कि वो विष्णु लांबा बात चली, तो उन्होंने एक कोई मंत्री थे, उन्होंने मुंह से निकल गया कि हाँ वो एक चप्पल पहन के घूमता रहता लड़का, वो झोला लटका के। इस तरह से उन्होंने कहा, वो मदन जी को चुभ गई। मतलब मदन जी इतने सादगी और विनम्रता भरे व्यक्ति हैं, मदन दिलावर जी अभी शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार में। मैं इस तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि मंत्री है, मुझे कोई काम नहीं है उनसे, पता करवा लेना, मैं कभी फ़ोन नहीं करता। मैंने याद किया पिछली बार वो आए, वो याद करते मैं जाता हूँ, मेरे बहुत आदरणीय हैं, व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, नेता के नाते वो उनकी पार्टी वो जाने। खैर, तो उनको बुरा लगा, तो मैं दिलावर जी के पास गया, मतलब ऐसे सुबह सुबह चला गया स्नेहवश कि मत चलो। मैं तो रोटी के इंतजार में रहता था कि मंत्री जी अल्पार कर रहे होंगे, अपनी पहुंच जाते हैं, तो बंगले पहुंच गया। जाते उन्होंने ये कहा कि आओ विष्णु जी अंदर आओ। तुरंत उन्होंने अपना वही चने वने भिगो के, वो बिल्कुल एक संत टाइप की व्यक्ति। तो हम लोग अल्पार किया, बातचीत करी, उन्होंने तुरंत मुझे एक बात बोली, थोड़ा परिवेश को व्यवस्थित कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। मैंने कहा क्या हुआ? मैं पूरी बात ठीक समझ नहीं पाया। फिर मेरे साथियों ने बताया कि यार ऐसे ऐसे घटना हुई थी, ऐसा मामला था, जो वहाँ पर व्यक्ति था उसने मुझे बताया। फिर तय किया हमने कि अब ड्रेस कोड एक ही होगा। तो तब से तो चला आ रहा है। अब बीच में मेरे दोस्त साथी कार्यकर्ता हैं, अभी पिछली बार उन्होंने मुझे 3-4 शर्ट गिफ्ट कर दिए, तो एक मजबूरी से मैंने पिछले साल पहन लिए, और वो 2-4 फोटो जरूर सोशल मीडिया पे वो आ गई, वरना मैंने कभी भी आज तक शायद ही किसी ने देखी हो। अब ये है, ये कभी उतरे ही नहीं। प्रणव के पास गए तो भी नहीं उतरे। आज आपके गवर्नर साहब के पास गए तो वहां पर जरूर मुझे किसी ने बोला, फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं। अच्छा, झारखंड आप आए, क्या खासकर जो आपसे बातचीत हो रही थी कि नक्सल को लेकर क्या तैयारी चल रही है? देखो, झारखंड आने का विषय ये है, श्री कल्पतरु संस्थान जो है वो पर्यावरण संरक्षण और ऐसे विभिन्न सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में
उत्कृष्ट कार्य करते हैं। ऐसे लोगों का एक अपने जो वार्षिक उत्सव होता है कल्पतरु का, उसे वृक्ष मित्र सम्मान समारोह के रूप में पिछले 30 वर्षों से मनाता आ रहा है। ये 31वां वर्ष है जिसका कार्यक्रम होने जा रहा है। उसमें मार्गदर्शन के लिए, मुख्य अतिथि के लिए और माननीय राज्यपाल महोदय की सेवा में आज उपस्थित होने का मौका मिला। उनका बड़प्पन था कि मेरे जैसे सामान्य बागवान को आदरणीय राज्यपाल महोदय संतोष गंगवार साहब ने समय दिया और बहुत मान सम्मान के साथ आज उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। और मुझे पूरा भरोसा है कि वो समय निकाल करके, कोई विशेष सरकारी परिस्थितियाँ नहीं बनी, व्यवस्थाएँ नहीं बनी, तो राजस्थान की धरती पर जाएंगे और कार्यकर्ताओं को अपना आशीर्वाद देंगे। पूरा उन्होंने आज ऊर्जा से, उत्साह से भर दिया और राजभवन की पूरी टीम ने बहुत आज मान मनोबल बढ़ाया है। तो बस यहीं तक था कार्यक्रम झारखंड आने का। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण विषय ये था कि जैसे चंबल के दस्युओं में मैंने काम किया, पूर्व का अनुभव भी था और ये मेरे मन में बहुत पहले से था कि मैं नक्सलियों को भी, माओवादियों को भी मुख्य धारा में लाने का काम हो और उनको पर्यावरण संरक्षण जोड़ने का काम हो। बंदूक का रास्ता वो छोड़ें, शांति और न्याय का रास्ता अपनाएं, उन्हें वन मित्र बनाया जाए, वन बंधु बनाया जाए, उन्हें महिलाओं को, हमारी बहनें जो उसमें भटक गई हैं, उन्हें तरु सखी बनाया जाए। सरकारों के साथ ये प्रॉब्लम है कि या तो वो ध्यान नहीं देते, ध्यान देने लगते हैं तो बीमारी का, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बंदूक उठा लेते हैं। तो मारना सिर्फ अपराध नहीं है ना तरीका, आप उन्हें समझाइए। अब जैसे अमित शाह जी गृह मंत्री, उन्होंने कितना अच्छा इसमें वो किया है, 31 मार्च 2026 तक भारत माओवाद मुक्त हो जाएगा, ऐसी प्रबल इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी की और माननीय गृह मंत्री जी ने उस चीज़ को बराबर आगे बढ़ाया। आपके यहाँ आसपास के जो लोग उस मूवमेंट को देख रहे हैं, वो भी स्पेशल थैंक्स टू CISF, CRPF, ऐसी बटालियन हमारी सेनाएं काम कर रही हैं। उन्हें हमारी जो महिलाएं हैं जो आई हैं वहाँ से, बहनें हैं, उन सबको तरु सखी बनाना चाहता है। उन्हें दायित्व दे करके आने वाले समय में कोई माइका लाल ये ना बोले कि ये सरेंडर नक्सली है, ये सरेंडर माओवादी, इस तरह का अपमानजनक कलंक वाला शब्द ना बोले। उन्हें वन मित्र या वन बंधु कह करके उससे कई लाभ भी हो जाएंगे, जंगल की भी रक्षा हो जाएगी, जंगल की रक्षा होगी। मैं दावा करता हूँ इको फ्रेंडली एम्प्लॉयमेंट इतना भरा पड़ा है आपके जंगलों में। ये जो माफिया नजर गड़ाए बैठा है जंगलों पर, विकास के नाम पर विनाश की ओर बढ़ रहा है, ये माफिया का इलाज होना चाहिए। और इसका इलाज ये है कि यहाँ का यूथ करेगा इनका इलाज, क्योंकि यूथ के पास रोजगार की कमी है और रोजगार यही आदिवासी भाई बहन इनको रोजगार देंगे, क्योंकि उनको वंचित रखा गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इनोवेशन शब्द हमारे बीच लाए और इनोवेशन का ये शब्द लोगों को समझ में आया तो देश में कई इनोवेशन हुए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी माताजी सिंदूर लगाती है मांग में, वो 100% केमिकल है, आपको नहीं पता। आप बालाजी, भरू जी, भोमिया जी को चोला चढ़ा रहे हैं, वो आपको नहीं पता, वो 100% केमिकल है। लेकिन भारत में प्राचीन काल में सिंदूर के पौधे पर सिंदूर आता था, ये सिर्फ आदिवासियों को पता होगा। यहाँ के मुख्यमंत्री जी से क्या चाहते हैं? हमने लिसन टू मी, 1 मिनट, लेट मी फिनिश। वो सिंदूर का पौधा प्रधानमंत्री मोदी ने जब 5 जून को लगाया, उसके बाद कल्पतरु संस्थान जिस काम को वर्षों से कर रहा है, कोई नहीं जान रहा था। हमारे पास जो हजारों सिंदूर के पौधे थे वो सब खत्म हो गए, सब लग गए। ये मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने जो काम हाथ में लिया, उस ज्यादातर कामों को लोगों ने बहुत अच्छा सराहा है। जिस काम से कोई नहीं, उनके, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि यहाँ की सरकारों से मेरी प्रार्थना है। मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगे आप नक्सल को लेकर जो कर? मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, चाहे वो आपके मुख्यमंत्री जी हों या वो छत्तीसगढ़ के हों या अंधे हो, झारखंड के हों, बिहार के हों या तेलंगाना, उड़ीसा, कहीं के भी हों, उनकी सरकारों से, जिम्मेदारों से मेरी प्रार्थना है, जितने भी नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, कोई भी हो, चाहे देव जी हो, सतीश हो, पापा राव हो, मैं कोशिश करूंगा कल पापा राव से शायद हमारी मुलाकात भी हो जाए, क्योंकि सरेंडर कर दिया ना कल। मेरी प्रार्थना है कि इन तमाम नक्सलियों को, माओवादियों को हमारे साथ जोड़िए। जिन लोगों से हम लगातार मैं मेहनत कर रहा हूँ इस प्रदेश में, कई राज्यों में जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है सरकार को भी समझ में आएगी, ऊपर के लोगों को भी समझ में आएगी। क्योंकि चंबल के दस्युओं का कार्यक्रम जब शुरू किया था हम लोगों ने पर्यावरण जोड़ने का, तब सरकार को मजाक लगा था, डरे थे लोग, अधिकारी डर गए थे, आए नहीं थे। लेकिन जब उसके रिजल्ट्स अच्छे आए तो मुझे बड़े बड़े लोगों ने, कईयों ने मुझे आशीर्वाद दिया और कई बड़े नाम हैं जिन लोगों ने मुझे बुला करके, घर बुला करके, कई बड़े केंद्रीय मंत्रियों ने, कई राज्यपालों ने मुझे आशीर्वाद दिया। मेरी यही प्रार्थना है कि आप हमारे समय का, हमारे विचार का थोड़ा सा कदर कीजिए और ये जिम्मेदारी दीजिए
हम प्रत्येक नक्सली को नक्सल ग्रीन मिशन के माध्यम से श्री कल्पतरु संस्थान उन्हें वन मित्र, वन बंधु, वन तरु सखी बना करके उनके जल, जंगल, जानवर, जमीन की जो संरक्षण की बात वो कर रहे हैं, उस विचार को भी हम जिंदा रखेंगे, उसको भी जोड़ने का काम, उनको खुशी देने का काम करेंगे। और सरकार की जो मानसिकता है 31 मार्च 2026 तक माओवाद को समाप्त करने की, उस मानसिकता का भी समर्थन होगा। माओवाद भी सत्ता समाप्त हो गया, उनका पर्यावरण संरक्षण बच गया। उन्हें जल, जंगल, जमीन, जानवर बचाना है ना, हम बचाएंगे, लेकिन न्याय के रास्ते से, संविधान के रास्ते से। बंदूक की मूवमेंट ठीक नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पौधा चोर से ट्री मैन ऑफ इंडिया कैसे बना जाता है, ये विष्णु लांबा जी से सीखने की ज़रूरत है कि कैसे धीरे 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 करके आज ये लोगों के लिए कहीं ना कहीं, ये खुद को नहीं मानते लेकिन एक आदर्श जरूर बन गए हैं। आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी ने यहाँ की बात, इनकी बातें सुनी होंगी और उसके बाद जो मुझे लगता है कि हो सकता है कि झारखंड सरकार भी एक बेहतर रास्ता इख्तियार करे, इनसे बातचीत करे। हमारा भी प्रयास रहेगा कि कहीं ना कहीं इनकी बातचीत हो, जिससे कि नक्सलियों को जो है, ये जो जल जंगल जमीन की लड़ाई नक्सली लड़ते थे, उसका संरक्षण का जिम्मा अगर उन्हें दे दिया जाएगा तो पेड़ पौधे बच जाएंगे और जो पर्यावरण के लिए हम सोचते रहते हैं उसका जो है एक विकल्प, बेहतर विकल्प के तौर पर वो तैयार हो जाएगा। अगले दिन किसी खास मेहमान के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत।